नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल T4 टीचर पर। तो दोस्तों, आज फाइनली हम मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास का आज पहला दिन है और आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो लेक्चर में दो चीज़ें आप पढ़ेंगे। आपको दो प्रकार से टीचिंग कराई जाएगी, सरल और कठिन। कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना या पढ़ाने का तरीका कह लीजिए सरल लगेगा, कुछ स्टूडेंट्स को कठिन भी लग सकता है। उसका कारण दोस्तों ये है कि जो सरल जिनको लगेगा, जिनको ऐसा लगे कि सर तो बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं और इतना सरल पेपर में नहीं पूछा जाता, तो सरल किनको लगेगा? जो एडवांस हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल को, उनको ये तरीका हो सकता है शुरुआत में मेरा तरीका पढ़ाने का सरल लगे। और जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा तरीका पढ़ाने का हो सकता है कठिन लगे। इन दोनों तरह के लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन। दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए? सिलेक्शन के लिए। दोनों का मुख्य उद्देश्य सिलेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि सरल पढ़ने से और कठिन पढ़ने से दोनों तरह से ही सिलेक्शन होगा। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सरल ही सरल पेपर में आएगा, कठिन भी आएगा। मैं आपको कठिन भी पढ़ाऊंगा। साइकोलॉजी कहती है सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। पहले सरल चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, उसके बाद हमें आगे कठिनाई के स्तर को बढ़ाते रहना चाहिए। तो सभी बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थी इसमें क्लास में मौजूद होंगे और सभी की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सरल से कठिन की ओर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं और संख्या किन से मिलकर बनती है। आप सब जानते ही होंगे, संख्या नंबरों से या अंकों से मिलकर बनती हैं संख्याएं। गणित की संक्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की आवश्यकता होती है और नंबर्स से मिलकर बनती हैं संख्याएं। 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी कि ये संख्याएं हैं, ये अंक हैं और अंक मिलकर बनाते हैं संख्याएं। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये आपने समझा कि संख्या क्या है। सबसे पहले अब आप प्रकार समझ लीजिए कि प्रकार कितने होते हैं संख्याओं के। तो संख्याओं के मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक होती है प्राकृत संख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है, गिनती की क्रिया की जाती है। कौन कौन कैसी है संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। संख्याएं कभी खत्म हो सकती हैं क्या? गिनती कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको अनंत करके लिख देते हैं। तो ये है प्राकृत संख्याएं, जो कि प्राकृतिक कह सकते हैं इनको कि ये प्राकृत संख्याएं हैं। इनसे ही मिलकर सभी संख्याओं का निर्माण होता है। ये है प्राकृत संख्या। इनको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 बात करेंगे पूर्ण संख्या की। एक हम समझ गए कि प्राकृत संख्या होती है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या है? तो दोस्तों,
प्राकृत संख्या में ही जीरो को और ऐड कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये है प्राकृत संख्या। इसमें हम जीरो को और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, यानी कंप्लीट होल नंबर हो जाएगा। इसे कहते हैं होल नंबर्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। तो ये समझ लिया, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से स्टार्ट होती है, अनंत पे खत्म होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत पर खत्म होती है। यानी प्राकृत में 0 को और ऐड कर दिया तो पूर्ण बन जाती है। अब एक और बात करते हैं पूर्णांक संख्या। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से MP पुलिस में या किसी अन्य डिपार्टमेंट, किसी अन्य एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा जाता है। पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, देखिए सिंपल है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याएं। संख्या वही है, बस उनको धनावेशित या ऋणावेशित करके, यानी कि उनकी जो वैल्यू है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इस तरह से जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो वह एक पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कोई भी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या, जिसे हम आवेशित धनात्मक या ऋणात्मक रूप से लिख पाएँ, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि +1 +2 +3, -0, 0 भी पूर्णांक संख्या है, -1 -2 -3 और अनंत। तो दोस्तों 0 जो है वह उदासीन संख्या है, ना इस पर धनावेश होता है ना ही इस पर ऋणावेश होता है, फिर भी यह पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। तो कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या है, तो आप ऐसा नहीं करना कि 0 पे आप सोचो कि ये तो ना प्लस में ना माइनस में, हम 0 पे टिक मार दें। 0 भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो अब क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में तीन या 4 ऑप्शन इस तरह के मिल जाएं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। बताइए, ये प्राकृत संख्या हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, तो ये सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं तो हो सकती हैं। तो फिर उसने पूछ लिया कि क्या पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती हैं? बताइए, पूर्ण संख्या 0 है, क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। कुछ हो सकती हैं, 1 2 3 4 में कुछ हो सकती हैं, पर सभी नहीं हो सकती। पर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि उस पर पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। +1 +2 +3 ये प्लस वाली है, ठीक है। और इधर 0 भी है, तो ये 0 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। बाकी ये जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं प्राकृत संख्या के। तो इस तरह से प्राकृत भी आ गई और 0 है तो पूर्ण भी आ गई। इसका मतलब ये है कि प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्या की तरफ। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो हो सकता है इसमें से बन के आ ही जाए आपको। बाकी अभाज्य और भाज्य संख्या में से हर बार एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको इसकी परिभाषा समझाने के बाद बताऊंगा। भाज्य और अभाज्य की परिभाषा समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो बार बार रिपीट होता है एक क्वेश्चन, और बहुत सरल है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले समझेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन कौन सी, कैसी, क्या परिभाषा है इनकी? वे संख्याएं जो स्वयं के यानी जिस भी संख्या की बात हो वह खुद
वे संख्याएं जो स्वयं के एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से या अन्य किसी नंबर से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि सबसे पहले देख लीजिए, अब आप बताइए क्या दो भाज्य संख्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती है कि वे संख्याएं जो स्वयं के एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो क्या दो भाज्य संख्या है? चलिए देखते हैं। परिभाषा है कि वे संख्याएं जो स्वयं के, यानी स्वयं के ना, दो स्वयं के और एक के अलावा, दो से कट रही है, विभाजित हो रही है, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, ये इससे हो रही है, ये इससे हो रही है विभाजित। अब इन दोनों के अलावा किसी तीसरे संख्या से विभाजित हो रही है क्या? 3 से करके देख लीजिए, होगी नहीं, क्योंकि 3 बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो 2 जो है, इन 2 के अलावा, स्वयं के और एक के गुणनखंड के अलावा इसके तीसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। 3 को देख लीजिए, क्या 3 है? नहीं है, क्योंकि 3 स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। तो फिर कौन सी है? आगे बढ़ते हैं। 4 स्वयं के, यानी 4 के और एक के अलावा, 4 एकम 4, 1 चौका 4, यानी इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित है? बिल्कुल है, 2 से विभाजित हो रही है, 2 दूनी 4, 2 से विभाजित हो रही है, तीसरी संख्या से विभाजित हो रही है, यानी इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है। तो यह भाज्य संख्या है। अब दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा जाता है, कई बार पूछते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इससे छोटी मैंने आपको बताया ना 2 है, ना 1 है, ना 4 है, ना 3 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक। अब इसी तरह से अभाज्य संख्या को देख लीजिए। अभाज्य संख्या से भी ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। वैसे तो ये जो है वीडियो से आपको 3 अंक भी मिल सकते हैं पेपर में। 3 नंबर का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और आते ही हैं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो एवं कम से कम जिसके दो गुणनखंड होते हों, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो एवं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होते हों। जैसे कि 2, ये संख्या 2 है, इसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 2 का, एक तो 2 का ही हो जाएगा और एक 1 का, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2। परंतु ये इन 2 संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों रूल्स फॉलो कर रही है। इसी प्रकार 3, ये भी है, 3 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, पर इनके अलावा किसी अन्य से नहीं हो रहा है।
तो कम से कम 2 गुणनखंड हैं पर कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, तो ये भी अभाज्य है। अब आ जाए 4 पे, तो 4 का गुणनखंड एक तो स्वयं 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और तीसरा 1, तो इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। स्वयं के और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड होता है तो वो भाज्य होती है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, बाकी ये 2 अभाज्य हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या हम पढ़ चुके हैं 4 है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 2। अब आप कहेंगे सर 1 क्यों नहीं होती है, 1 भी तो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है स्वयं के और एक के अलावा, परंतु मैंने आपसे कहा था कि वे संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो एवं कम से कम जिसके 2 गुणनखंड होते हों, तो 1 का एक ही गुणनखंड होता है, वो है 1। इसके अलावा 1 के अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, और इसकी शर्त यह है कि इसके कम से कम 2 गुणनखंड हों। तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि 1 के 2 से अधिक भी नहीं होते और 2 भी नहीं होते, एक ही गुणनखंड होता है 1 का, जो कि 1 से ही कटती है, 1 से ही विभाजित होती है। तो इसलिए ना 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं एवं अभाज्य संख्याएं पढ़ी। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ठीक, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, संख्याएं किस प्रकार से विभाजित की जाती हैं। धन्यवाद।